बड़ी खबर आपको बता दें, तूफान बिपरजॉय को लेकर जो बेहद खतरनाक होता चला जा रहा है। दरअसल ये महातूफान आ रहा है और तमाम राज्य कहीं ना कहीं इसकी चपेट में, जिसमें सबसे ज्यादा समुद्र में उफान की संभावनाएं, गुजरात में तूफान की संभावनाएं और महाराष्ट्र में भी इसी को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि गुजरात के कई अगर जिलों की बात करें तो यहां पर एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। तो बिपरजॉय तूफान को लेकर आईएमडी का बयान सामने आया है और आईएमडी का कहना है कि ये जो तूफान है वो बहुत ही खतरनाक है। तो समुद्र में लगातार तेज लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो या फिर महाराष्ट्र की, यहाँ पर सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर हाई अलर्ट यहाँ पर दे रखा है। तो कल गुजरात में तूफान का लैंडफॉल होगा। आईएमडी ने ये जानकारी दी है और कहा है कि 15 जून को कच्छ में भी लैंडफॉल होने की पूरी संभावना है और ऐसे में लैंडफॉल के टाइम में फिलहाल कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। पोरबंदर कच्छ में ज्यादा नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं देवभूमि द्वारका से 290 किलोमीटर दूर है। तो द्वारका में भी तेज हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना और हवा की जो गति है वो कहा जा रहा है कि 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तूफान बिपरजॉय जिसको लेकर आईएमडी का बयान सामने आया है और बताया है कि बहुत ही खतरनाक ये तूफान रहने वाला है और इससे गुजरात में ज्यादा आशंका तूफान के चलते, इसी को लेकर हाई अलर्ट महाराष्ट्र में भी किया गया है। फिलहाल लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजन मिश्रा जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो राजन, किस तरह की जानकारी महाराष्ट्र से मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर देखें तो वहां पर भी जो समुद्र किनारे वाले इलाके हैं लोगों को मनाही की गई है वहां से जाने की। इसके साथ ही क्या कुछ अलर्ट फिलहाल वहां के लिए जारी किया गया? देखिए, जैसे जैसे जो टाइमिंग है वो करीब आ रहा है और ऐसे से पहले एक हवा और जो वायु है वो हमें देखने को मिल रहा है और ये मुंबई के जो इलाका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे और तमाम जो मुंबई पुलिस है वो बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए और जो बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। और आपको बता दो खाली कर दिया गया है, वो जहाज है उसे जगह पर रख दिया गया है। इनकी जानकारी जो मिल रही है और साइक्लोन आएगा और अभी जो हवा चल रही है वो करीब 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की जो बिल्कुल, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे, क्योंकि हवा का बहुत तेज प्रभाव है और इसी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें ऐसे में आ रही हैं और यहाँ पर साफ दिखाई भी दे रहा है। तो चाहे वो बात गुजरात की हो, केरल की हो, कर्नाटक की हो, तमाम जो दक्षिण के इलाके हैं और यहाँ पर भी अब गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी इसका असर सीधे रूप से देखने को मिल रहा है। हवाओं को आप देख सकते हैं, तेज लहरों को आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आईएमडी का कहना है कि ये तूफान बहुत ही खतरनाक है वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ भी, क्योंकि कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी इस बीच आई हैं। तो केरल से शुरुआत हुई इस तूफान की, बिपरजॉय की, और उसके बाद तमाम राज्यों में इसको लेकर अलर्ट दे रखा है। चाहे हम बात राजस्थान की करें, असम की करें, अरुणाचल की करें, तो ये वो इलाके हैं जो कहीं ना कहीं इससे जुड़ते हैं और ऐसे में इन्हीं को ज्यादा सतर्कता बरतने को लेकर कहा गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या फिर अमित शाह की, सभी ने एक एक करके बैठक की है ताकि हालातों को व्यवस्थित किया जा सके, वक्त पर किया जा सके। और राजकुमार चौधरी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो राजकुमार, हम देख रहे हैं कि शुरुआत से ही, जब से ये तूफान आया है तब से ही मीटिंगों का जो दौर था वो एकाएक करके जारी था। अलर्ट दिया गया है और तमाम तैयारियों को पहले ही दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, लेकिन फिलहाल देश के वो कौन से ज्यादा राज्य जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? देखिए ऋतु, हिंदुस्तान का जो तटीय इलाका है, जो तटीय प्रदेश हैं, उन तटीय प्रदेशों में पहले से अलर्ट घोषित किया है, लेकिन
इसका जो सेंटर अभी तक माना जा रहा है वो द्वारका को माना जा रहा है। हालांकि भगवान सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, वो भी समुद्र के किनारे पड़ता है। तो तमाम तरह के जो प्रयास हैं उस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बात करें तो हम तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली में स्थित हैं। और दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है, उसके अलावा तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इससे बचाव और राहत कार्य से किस तरीके से इसकी पूरी मॉनिटरिंग और अब पूर्वानुमान लगना शुरू हो गया है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। उसकी जो गति है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जो चक्रवात है वो चक्रवात समुद्र में चलता हुआ आ रहा है। अब वो किधर टकराएगा, कैसे टकराएगा, ये केवल अभी तक एक पूर्वानुमान है। अभी तक जो सेंटर है वो केवल कच्छ को माना जा रहा था कल तक, लेकिन कल के बाद जिस तरीके से समुद्र में तूफान जो खड़ा हुआ है, जो हवाएं जो चलनी शुरू हुई हैं, उसने निश्चित तौर पर जो तटीय जो प्रदेश थे, चाहे हम उसमें राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान तो बहुत थोड़ा सा बच जाता है, राजस्थान का तो बहुत छोटा सा इलाका ऐसा होता है कि जो बहुत दूर तक टच नहीं होता। लेकिन जो सीधे तटीय इलाके हैं जिसमें हम महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं और गुजरात का तो बहुत बड़ा एरिया जो है वो इससे जुड़ता है। और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास जो है चल रहे हैं। तकरीबन अगर बात करें हम गुजरात में जहाँ पे इसको सेंटर माना जा रहा है, उसके 10 किलोमीटर की रीच में जो है वो लोगों को वहाँ से हटाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। वहाँ के जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों को शेल्टर हाउस के तौर पे तब्दील कर दिया गया है। वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग किए होंगे और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी कहीं ना कहीं सजग किया गया है कि वो किनारे पर रहें जरूर, लेकिन क्योंकि जनहानि जो है वो कम से कम हो, क्योंकि जनता को वहाँ से जो पब्लिक थी, जो लोग थे, उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। तो अब केवल जो वहाँ पे बिल्डिंग हैं, जो इमारतें हैं, उनको हम एक खंडर के तौर पे अभी तक मान सकते हैं। क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा अनुमान माना जा रहा है नुकसान का, वो अनुमान बिजली विभाग को माना है, क्योंकि बिजली के जो खंभे हैं वो कहीं ना कहीं उखड़ेंगे और ये बहुत स्पीड से, क्योंकि 150 किलोमीटर 150 से 200 किलोमीटर की स्पीड से जो तटीय इलाके हैं उन पे बताया जा रहा है कि हवाएं चल रही हैं। लेकिन राजकुमार, और जिस तरीके से ये तूफान को लेकर काफी समय पहले से ही अलर्ट दिया गया था और कोशिशें की जा रही थी कि वक्त पर लोगों तक वो मैसेज जाए कि किस तरह से आपको तैयार रहना है और कितनी दूरी आपको समुद्र से अब बनानी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि टीमें तो उतरी हैं मैदान में, जमीन पर उतरी हैं और लगातार लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केरल की बात करें या फिर उसके आसपास के इलाकों की बात करें, कुछ नुकसान वहां पर हुआ है। देखिए ऋतु, ये स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग अगर थोड़ा सा और पीछे चलें तो कोरोना काल के दौरान भी लोगों को बहुत अवेयर किया गया था कि वो लोग अपने आप को बचा कर रखें। हाई अलर्ट तभी घोषित किया जाता है, धारा 144 तभी लगाई जाती है जब चीज़ें अपने कंट्रोल से कहीं बाहर होती हैं और लोगों को सूचित किया जाता है कि वो उन इलाकों में ना जाएं, उन इलाकों से थोड़ा सा अपने आप को किनारे रखें। लेकिन क्योंकि जनता जनार्दन है और वो कहीं ना कहीं अपने फैसले स्वयं करते हैं, उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लोगों को अवेयर जो किया जा रहा है, प्रशासन का काम एक क्षेत्र बना देना है, प्रशासन का काम लोगों को अवेयर कर देना है, जागरूक कर देना है कि आप उस इलाके में, तटीय इलाकों में मत जाइए। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया का पूरा फोकस इस समय इस जो खबर है, इस खबर के ऊपर है, और कोई भी किसी भी बुलेटिन को आप उठा के देख लीजिए किसी भी चैनल के, उनमें तमाम ये जानकारियां इसलिए दी जा रही हैं ताकि एक आम आदमी उससे कहीं ना कहीं जागरूक हो सके, तो लोगों को अवेयर करने का जो प्रयास है, चल सके कि कितना विकराल रूप जो है वो फिलहाल पूरे इसने लिया हुआ है बिपरजॉय ने। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि टीमें कितनी वहाँ पर तैनात की गई हैं, क्योंकि टीमों का तैनात होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब दिक्कतें आएंगी तो उस समय रेस्क्यू जो है वो वक्त पर होना चाहिए। इसके साथ ही सरकार बैठकों के जरिए यहाँ पर तय किया गया कि लोगों को कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, कैसे उन्हें और मदद दी जाएगी, तो इनको लेकर क्या वो तैयारियां पूरी हैं? देखिए ऋतु, कल गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के इलाकों में, जहाँ जो तटीय इलाकों में जहाँ सेंटर इसको माना जा रहा था, वहाँ के जिलाधिकारियों, वहाँ के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, उस प्रदेश के बड़े अधिकारियों से भी बातचीत की कि उन्होंने किस तरीके की व्यवस्था की है। उसमें जो चीज़ें निकल के आई वो ये निकल के आई कि हम अगर उदाहरण के तौर पर माने तो तटीय इलाकों में जो 0 से 5 किलोमीटर का जो रीच का एरिया है, उस एरिया को रेड जोन घोषित किया है कि उसमें कहीं भी कोई व्यक्ति
ना रहे। और उसके बाद जो 5 किलोमीटर का एरिया, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि तटीय इलाकों से तकरीबन 10 किलोमीटर से बाहर निकल के जो वहाँ के पब्लिक स्कूल हैं, जो वहाँ की पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, जिसमें हम प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं, जिसमें हम गाँवों में जो ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत घर हैं, उनको कह सकते हैं, वहाँ पे शेल्टर हाउस बनाए। और सबसे पहली प्राथमिकता वहाँ से बुजुर्गों को हटाने की, गर्भवती महिलाओं को हटाने की और बच्चों को हटाने की थी, क्योंकि जब इस तरीके की जो आपदा होती है, उस आपदा में किसी तरीके से पैनिक क्रिएट ना हो और वहाँ पे रहने खाने की किस तरीके की व्यवस्था हो। तकरीबन 1 सप्ताह इसमें माना जा रहा है कि जो लोग वहाँ से हटेंगे, और उसके बाद अगर जब ये आपदा जाएगी तो ये साइक्लोन जो होगा, इस साइक्लोन के टकराने का जो समय होगा वो कुछ क्षणिक, कुछ मिनटों का होगा, लेकिन उस मिनटों के बाद जब वो वापस सामान्य होंगी चीज़ें, उस समय देखना होगा कि उस पर सबकी निगाह रहेगी कि किस तरीके की परिस्थितियां होती हैं। वो जो इमारतें किनारों पे बनी हुई होंगी वो ध्वस्त होती हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो समुद्र किनारे ना जाएं और बचें, और जो भी प्रशासन और शासन की तरफ से मदद उन्हें मुहैया कराई जा रही है उसको, मदद को वो ले, और इसके साथ ही संदेश जो देने की कोशिश की जा रही है उसको भी ग्रहण किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।